नमस्कार, बहुत स्वागत आपका महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत महासंग्राम 2024 से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करते हुए वोटिंग परसेंटेज आपको बता दें, अब तक कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। सबसे पहले बात राजधानी जयपुर की, जहां पर 39.35% लोगों ने मतदान किया है। और वहीं आदर्श नगर की बात कर लेते हैं तो 36.12% मतदान है। बगरू की अगर बात करें तो 39.78% अभी तक मतदान किया जा चुका है। ये हम जयपुर के जगहों की बता रहे हैं मतदान फीसदी अभी तक जो हुआ है। अगर सिविल लाइंस की बात करें तो 38.16% अभी तक मतदान हुआ है। हवा महल में 42.44% लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है। किशनपोल में 40.54%, मालवीय नगर में 38.16% लोगों ने मतदान किया, तो सांगानेर में 41.12% मतदान हुआ है। फिर विद्याधर नगर में 38.22%, कुल मिलाकर जयपुर में 39.35% मतदान हुआ। और अब तक बम्पर वोटिंग राजस्थान में हो चुकी है। अब तक 33.73% मतदान राजस्थान में किया जा चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। और राजस्थान में तो नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024 और आज है लोकसभा का चुनाव। पहले चरण का मतदान हो रहा है। राजस्थान में 12 सीटों पर पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। 6 बजे तक लगातार मतदान किया जाएगा। सहयोगी पल्लवी हमारे साथ दूसरे स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। कई सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है। पल्लवी, आपके पास आते हुए, लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज लगातार जारी है और हर एक सीट पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। तमाम सीट्स पर हमारे सहयोगी भी लगातार की जो अभी की अपडेट है वो हम तक पहुंचा रहे हैं और अपने दर्शकों को हम ये बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से किस सीट पर किसकी टक्कर है, किसका पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी लग रहा है और किसकी जो आस है वो निराशा में बदल सकती है, क्योंकि लगातार लोग तो बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। दावे कर दिए गए, वादे कर दिए गए, चुनावी गुगली जो कही जाती है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वो तो फेंक दी गई है, लेकिन जनता पर कितना असर इसका देखने को मिलता है ये तो जब परिणाम आएंगे वो पता चलेगा। लेकिन उसकी जो एक वानगी होती है, जो तस्वीर होती है, वो तब थोड़ी सी क्लियर होने लगती है जब लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकलते हैं। श्रीगंगानगर प्रियंका बैलान और कुलदीप इंदौरा के बीच में सीधा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। प्रियंका बेहद ही लोगों के बीच में लोकप्रिय है और बात करें अगर बीकानेर की तो अर्जुना मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल का मुकाबला यहां पर देखने को जो है वो मिलेगा। अब रुक करेंगे चुरू का। हम आपको ये बता रहे कि किस तरीके से किसकी टक्कर किसके बीच में देखने को मिल रही है। देवेंद्र झाझड़िया, राहुल कसवा बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं। झुंझुनू का रुख करेंगे। शुभकरण चौधरी यहां से ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी पूरी तरीके से उतार दिया है ये देखने के लिए कि आखिर वहां पर कौन दांव खेलेगा। सीकर का रुख करेंगे। अमरा राव हैं जहां पर वो सीपीआईएम से, तो वहीं बीजेपी का रुख करेंगे। सुमेधानंद वहां से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले जयपुर ग्रामीण का रुख करेंगे। राव राजेंद्र सिंह जहां बीजेपी की तरफ से है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अनिल चोपड़ा चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अगली सीट की और बताएंगे जयपुर शहर के क्या रुख देखने को मिलेगा। मंजू शर्मा बीजेपी की तरफ से, प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने उतारा है ताकि वो यहां से जीत दर्ज कर सके। अलवर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने ललित यादव पर दांव खेला है, तो भूपेंद्र यादव पर दांव खेल दिया है बीजेपी ने। देखने वाली बात यह होगी कि जाति समीकरण दोनों तरफ की साधे गए। भरतपुर का रुख करेंगे जहां पर बताते चले रामस्वरूप जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो भी उतरी हुई हैं। देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा दिखाएगी। धौलपुर करौली इंदू देवी जाटव और उनके सामने कांग्रेस के भजनलाल जाटव ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये हम बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी में सीधी टक्कर। दौसा कन्हैयालाल मीणा, मुरारी लाल मीणा के सामने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस से सीधा मुकाबला कन्हैयालाल मीणा का देखते हुए यहां पर मिल रहा है। नागौर का रुख करेंगे, ज्योति मिर्धा, बेहद ही अहम सीट, हनुमान बेनीवाल से सीधा मुकाबला यहां पर उनका देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अगली सीट की और आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों को धरातल पर तो उतार दिया, ये देखने के लिए कि वो जीत दर्ज कर सकें। लेकिन कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इस वजह से भी क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस की तरफ से नए हैं, कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा जाता है कि युवाओं को आगे ला करके बीजेपी जो है वो वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रही है। लेकिन इस बार कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से नए प्रत्याशी उतारे गए हैं। देखना यह होगा कि ये जो दांव कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, ये जो उसकी सोच थी वो आखिर कितनी कारगर साबित होती है। ओवर टू यू प्रियंका श्रुति। तो पल्लवी ने बताया कि कौन कौन से वो सीट जहां पर कांटे की टक्कर है, किस तरीके का मुकाबला है, कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और कुल 12 सीट ऐसे राजस्थान में जहां पर आज लोकसभा चुनाव के लिए लगातार मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल प्रियंका और पल्लवी ने बेहद ही दिलचस्प और सुंदर ग्राफिक्स, हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए 12 सीटों पर चुनावी फाइट में, चुनावी मैदान में कौन कौन ताल ठोक रहा है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, वो आपको बताया। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं क्योंकि आशीष चतुर्वेदी जी बीजेपी से और माफ करिएगा, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और बीजेपी से भी हमारे साथ स्पोक पर्सन जुड़ी हुई हैं। उनका स्वागत करते हुए प्रतीक जी आपके पास आते हैं। देखिए, इस बार आप लोग क्या टारगेट बना रहे, क्योंकि बीजेपी का तो मिशन क्लियर है 25, आपका मिशन क्या है राजस्थान के लिए? प्रतीक जी आवाज मिल रही है? हाँ, दोबारा रिपीट कर देंगे आपका? बीजेपी का तो मिशन बिल्कुल क्लियर है 25, लेकिन आपका मिशन क्या है? देखिए, हमारा मिशन ये है कि 25 की 25 सीटें जीतना। इंडिया का जो गठबंधन है, किस तरीके से हम जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जो मोदी सरकार की 10 साल की विफलता रही है, चाहे से जो वादे 2014, 2019 के अंदर जो वादे किए, उन वादों की विफलता की बात हो, या हमने पूर्ववर्ती सरकार के अंदर हमने जो काम किए थे वो हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और ये जो चुनाव है, अब मुद्दों का चुनाव हो चुका है, क्योंकि पिछला चुनाव जो था 2019 का, आपने देखा था किस तरीके से जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसकी आड़ लेकर किस तरीके से शहीदों के नाम पर मोदी जी ने वोट मांगे थे और देश एक धारा में बह करके मोदी जी को प्रचंड बहुमत दिया था। और आज 5 साल बाद भी हमें यह पता नहीं है, देश को यह पता नहीं है, देश की सरकार को यह पता नहीं है कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। एक देवेंद्र सिंह नाम के डीएसपी को पकड़ा था, उसको बोला था कि आतंकवादियों के साथ मिला है और उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है 5 साल के अंदर। और जिस तरीके से सतपाल मलिक साहब ने उस हमले पे सवाल उठाए थे, तो मुझे लगता है कि जनता को ये जानने का अधिकार है। और यही सारे वादे लेकर के और यही सारे मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें अपेक्षा है कि जनता हमें वो प्यार दे रही है, हमें जनता वो बहुमत दे रही है। जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज आ रहा है, जिस तरीके से उमड़े हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों धौलपुर गए तो जनता उठ के जाने लगी। जब मुख्यमंत्री जी बोलने लगे तो महादेव जी की कसम दिला करके जनता को रोकना पड़ा। जिस तरीके से इनके टोंक सवाई माधोपुर के कैंडिडेट जब बोल रहे थे तो बीजेपी के वहां के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया। और बहुत सारी जगह किरोड़ी लाल मीणा जी की सभा के अंदर जनता नहीं आई और उठ करके चल गए। तो इसलिए जनता इनसे सरोकार रख रही नहीं है। बीजेपी से हमारे साथ पूजा कपिल जी भी जुड़ी हुई, बहुत स्वागत करते हुए छोटा सा रिएक्शन मैम इस पे, क्योंकि प्रतीक जी तमाम सवाल उठा रहे हैं और एक सवाल मेरा भी है कि क्यों, चाहे विधायकी का चुनाव हो चाहे सांसदी का चुनाव है, हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे क्यों आते हैं, स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं आते बीजेपी की तरफ से? और दूसरा उन्होंने की तरफ से सवाल उठाया गया कि जब भीड़ नहीं थी, ऐसे हमने देखा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा छोड़कर सभा चले गए, रोकने की बहुत कोशिश की गई लेकिन फिर भी चले गए छोड़ के, क्यों ऐसा? देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं इनके ख्याली पुलाव की 25 की 25 सीटें इनकी आ रही हैं, ये जवाब जनता दे चुकी है। और जिस तरह से इन्होंने बात की, हमने पिछला चुनाव भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह भारत ने एक विकास की छलांग लगाई और जिस तरह से देश को एक ईमानदार, पारदर्शी और एक
एक आर्थिक मजबूती देश को प्रदान करी। हमने हर वो काम जो वादा किया, जो चुनावी घोषणा पत्र में हम अपने चुनावी घोषणा पत्र को जो संकल्प पत्र मानकर कर चुके हैं, 90% से ज़्यादा अपना पूर्ण कर चुके हैं। उस काम के दम पर हमने पहले भी अपना चुनाव लड़ा था। आपका ये 90% काम पूरा कर लिया है पूजा कपिल जी, लेकिन प्रतीक जी खुद ऐसे कई काम, कई वादे गिना रहे हैं जो आपने नहीं किए हैं। वो वादे पूरे नहीं कर पाई है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बनाती है। मैं आपको यही कह रही हूँ, आदरणीय मोदी जी, हम अपने संकल्प पत्र को अपना कर्म करके पूर्ण करके जो मोदी जी कहते हैं, जिसका अगर वो शिलान्यास करते हैं तो उसका लोकार्पण भी करते हैं। वो सारे काम किए जो गरीब कल्याण के लिए जो भी हमने वादा किया था, चाहे किसान के लिए, वो सारे कार्य करके संकल्प पत्र के बताइए प्रतीक जी, उनका मौका आएगा जब कौन से काम नहीं करा पाई। मैं जवाब दे रही हूँ। उसके बाद अब राष्ट्रीय मुद्दे, मैं बात पूरी करना चाहूंगी अपनी। 1 मिनट मैं बात पूरी करना चाहूंगी। आपने कहा राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आते हैं, मैं राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आते हैं। राष्ट्र में भाजपा की सरकार है और ये आम चुनाव भी राष्ट्र की सरकार का है, और हम अपने भी 100 दिन लेकर बीच में जा रहे हैं जनता के बीच में। उनको भी हम बात रख रहे हैं। राज्य सरकार ने जो 100 दिन में किया, तो राष्ट्र के चुनाव में, ये आम चुनाव है, ये देश का चुनाव है, तो इसमें बात तो जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने काम किया, तो उनको रखना होगा। राष्ट्र के नेता भी आएंगे, इनको तो हमारे नेताओं के आने से परहेज है, इनको उस पर भी दिक्कत होती है। और ये अब से नहीं है, हम इनको पिछले विधानसभा चुनाव में भी ये सुनते आए, ये नेता क्यों आ रहा है, वो नेता क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब इनके नेताओं को तो राज्यसभा जी आपके सवालों का जवाब जरूर हम लोग लेंगे प्रतीक जी से, लेकिन उसके पहले एक खबर से रूबरू करा देते हैं जनता को। लोकसभा चुनाव को लेकर आम जन में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने लिए सरकार चुनने जा रहे हैं, और ऐसे में मतदान केंद्रों पर लोग अपने दोस्त परिवारजनों के साथ वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि आज 4 पीढ़ियां एक साथ मतदान केंद्र पहुंची है। बेहद खूबसूरत तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर एक साथ 4 पीढ़ियां मतदान केंद्र पहुंची और अपने विकास, साथ ही देश के बेहतर भविष्य के लिए वोट करने की सबसे अपील भी की। तो ये जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मतलब माँ, फिर बेटा, फिर बेटे की बेटी, फिर बेटे की बेटी, 4 जनरेशन। आप सोचिए कि ये होता है इन्फ्लुएंस, ये होता है प्रभाव, और लोग महत्वता समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग महत्व नहीं समझ रहे हैं चुनाव की। चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, और क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, और वो पर्व आज ही है। महिमा हमारी संवाददाता खबर पर जुड़ी हुई है। महिमा, जायजा लिया है वहां से, जायजा लिया है क्या कुछ कहा? मतगणना जारी है। बड़ी संख्या में बुजुर्ग, युवा, फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि मानसरोवर महात्मा गांधी बूथ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे पहले और 4 पीढ़ी आपके साथ आ जाइए, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। मेरी माता जी तारा देवी जैन 96 ईयर्स की है, और घर से वोट देने की इनको परमिशन थी, फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहीं जाऊंगी ताकि और लोगों को प्रोत्साहन दे सकूं कि सब वोट करने के लिए वहाँ आए। जी, आप यहाँ पर आई और भी लोगों को प्रोत्साहित आपने किया, आप यहाँ पर पहुँची है। क्यों आज आप वोट डालने आई है, क्या सोचकर वोट डालने आई वैसे सब मिलके डाले जैसे मैं डालती हूँ। जी हाँ, मैं बरसों में तो हमेशा यहीं आती हूँ। जी। देखिए यहाँ पर मैम भी मौजूद है, मैम से हम जानेंगे। मैम, तीसरी जनरेशन आप है परिवार की, आप अब 2 जनरेशन के साथ ऑलरेडी